बहुत अहम है, वो मसला सेंसस का है। ये सेंसस के मसले में मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो हमारे मुखालफीन हैं वो एक किरदार अदा कर रहे हैं, जो न्यूट्रल हैं वो भी अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे साथ एलाइज हैं वो भी एक ऐसा स्टैंस ले रहे हैं जिसका हकीकत से बहुत दूर है। तारीखी तौर पे सेंसस 2017 में शुरू हुआ, उसका नतीजा आया। उसके नतीजे पे लोगों ने शोर मचाया और उसके बाद वो गवर्नमेंट भी रही जो नवाज शरीफ की थी, और फिर एक केयर टेकर सेटअप भी आया, और उसके बाद एक पीटीआई की गवर्नमेंट ने चार्ज लिया। जब से चार्ज लिया, सबसे पहला फ्रंट जो हमें फेस करना था वो ये था कि मुल्क दिवालिये पे पहुंचा हुआ था। सेंसस वगैरह के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा सकती थी, जो मसाइल की प्रायोरिटी थी वो है। उसके बाद कोविड आ गया, और अब जब फैसला आया तो 2017 के सेंसस के ऊपर स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5% ब्लॉक्स को ओपन करके किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। टेक्निकली नॉट पॉसिबल। कोई लोग इस सोल्यूशन से कि वो जो भी ब्लॉक हैं इन 2.5-3 साल के अरसे में बहुत तब्दील हो गए, तो इसका हल क्या निकाला जाए? अच्छा, इस सेंसस से लिंक क्या क्या है? इस सेंसस की अहमियत को सब अशखास में समझता हूँ, लेकिन फिर दोबारा इसके ज़रिए इस मुल्क का जो टैक्स का पैसा है, जो रिसोर्स एलोकेशन है, वो डिवाइड होती है। वो रिसोर्स एलोकेशन डिवाइड होने के लिए ज़रूरी है कि ये नंबर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल डिटरमिन किया जाए। ख़ास तौर के ऊपर उन शहरों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है जिन शहरों में माइग्रेशन ज़्यादा है या जिन जगहों पे टेम्परेरी माइग्रेशन ज़्यादा है। और कराची वो वाहिद शहर है जो पूरे मुल्क से लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना वोट भी वो वहीं रजिस्टर रखते हैं और अपने आप को सेंसस में भी कहीं और रजिस्टर रखते हैं। फिर एक दूसरा बड़ा मसला है, कराची में कुछ नफूस ऐसे रहते हैं जिनको लोग पहचानने से इनकार करते हैं, लेकिन रहते ज़रूर हैं वो। जैसे मेरे बंगाली और बिहारी भाई, जैसे ही उनको यह कहा जाता है उनकी गिनती करो कि वो कितने हैं, उस पर बड़ा सख्त इतराज़ हो जाता है। सिंध हुकूमत ही इतराज़ करती है। एक फैक्शन मांग रहा है कि इनको गिना जाए, दूसरा फैक्शन कहता है कि नहीं गिना जाए। पिछले सेंसस के अंदर ये कोई क्लैरिटी नहीं है कि बंगाली कितने हैं, बिहारी कितने हैं, अफगानी कितने हैं, बर्मी कितने हैं, ईरानी कितने हैं। इसे कि सेंसस में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। इन अशखास को जब आप निकालते हैं तो कराची की आबादी क्या होती है? और इन अशखास को क्या ये पानी नहीं पीते? क्या ये सीवरेज की फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल करते? क्या ये सड़कों पे जो बसें चलती हैं उस पर नहीं बैठते? तो ये तो नहीं है कि इन नफूस को गिना ना जाए। इन नफूस को गिनने के ऊपर कोई जो स्टैंड लेती है सिंध गवर्नमेंट कि इनको गिना जाए। पीएसपी अपना स्टैंड दे, एमक्यूएम अपना स्टैंड दे, पीटीआई अपना स्टैंड दे, इसके ऊपर सब खामोश बैठे रहते हैं। वो कहते हैं 2017 में ज्यादती बड़ी होगी। अरे भाई, ज्यादती हुई कैसे? ज्यादती को ख़त्म करने के तरीके क्या हैं? इसके हमें एक चीज़ और पता है, हम भी इंतज़ार करते रहे। ये 2018 के इलेक्शन ये किस पे हुए थे? ये किस पे हुए थे? ये 2017 के सेंसस के रिजल्ट पे हुई है। जितनी डिलिमिटेशन हुई 2017 के सेंसस पे ये डिलिमिटेशन हुई। अगर आज ये डिलिमिटेशन चैलेंज हो जाए, क्योंकि वो ब्लॉक्स के जरिए ये पैदा हो जाए कि 2017 का ये सेंसस गलत था, तो इन असेंबलियों का क्या होगा? क्या ये असेंबलियां फिर सही हैं या गलत हैं? तो आप एक मसले को हल करने में 10 नए मसले क्रिएट कर दें, ये कोई हल हुआ? इसके ऊपर कोई रोशनी नहीं डालता। हमने बेहतरीन हल निकाला एज अ हुकूमत। हमने कहा जो सेंसस हुआ उसको मानो और अगला सेंसस जल्द से जल्द करो। जो मीटिंग कैबिनेट में मिनट्स के हैं उसमें लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल।
और इस काम को करने के लिए फौरी तौर पे कहा गया कि कैबिनेट की एक कमेटी को तश्कील किया जाए। इस पूरे मसले का मकसद का, इस जो कुछ गलत हुआ सही हुआ, कोई गलती नहीं हुई, अब उसको वो कहते हैं कि वो लाश इतनी पुरानी हो चुकी है कि वो अब बदबू देगी अगर इसको खोला गया कब्र को। तो बेहतर ये है कि आप जो है फ्रेश सेंसस कराएं और हम बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत एमपीए, हम वही बात दोहराते हैं जो हमारी हुकूमत ने कही, कैबिनेट में फैसला किया कि इसका प्रोटोकॉल सेट किया जाए और फ्रेश सेंसस जल्द से जल्द करवाया जाए, अगले इलेक्शनों से पहले किया जाए, लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को डिले नहीं किया जाए। इससे कि हमें सबसे बड़ा खतरा जो है कि इस मसले को लोकल बॉडीज के तौर पे, चाहे वो पंजाब हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, ये मैं आपके सवाल को एंटिसिपेट करते हुए जवाब दे रहा हूँ। लोकल बॉडीज इलेक्शन आर्टिकल 140A के तहत लाजिम व मलजूम है। इनकी हैसियत आम आवाम के लिए एमपीए से भी ज़्यादा है। इससे कि उसके गटर के मसले, उसके सड़क का मसला, उसके फुटपाथ का मसला, उसके बच्चों की तालीम का मसला, वो सारा वो काउंसलर और यूसी चेयरमैन हैंडल करता है। और जब तक वो हैंडल नहीं करता, ये लोड एमपी और एमएनए पे जाता है और एमपी और एमएनए अपना काम नहीं कर पाते, जिसका काम है कानून साजी करना, सूबाई कानून साजी करना और कौमी कानून साजी करना। हमें अपने अवाम को बताना है कि सबसे अहम इस जमहूरियत को, लोकल बॉडीज को क्या कहा जाता है उर्दू में? बुनियादी जमहूरियत। यानी जमहूरियत की बुनियाद इसी हुकूमत से शुरू होती है जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, बल्दियाती निज़ाम कहते हैं। इस बल्दियाती निज़ाम को जो 2013 का कानून गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया था, वो जो कानून है पढ़ ले, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ले, तो उसके बाद जो अल्फाज इस्तेमाल करता है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उसको नाम के साथ तो बैरिस्टर हट जाना चाहिए। इससे कि इतना नालायक, इतना नाहल आदमी नहीं हो सकता जिसने ऐसा कानून पेश किया हो जिसको 2013 का लोकल बॉडीज का कानून कहा जाए। इससे कि उस प्रोग्राम के, उस एक्ट के जरिए जो डिलीवरी हुई है अवाम को, वो सिफर है। उससे कोई शख्स खुश नहीं है, कोई बल्दियाती निज़ाम वाला खुश नहीं है, ना वो जिनको सर्विस मिल रही है, ना सर्विस प्रोवाइडर खुश है कि ये निज़ाम चलता है। नया कानून वादा किया, आज इस असेंबली के अंदर छठा महीना शुरू हो गया, 5 दिन ये असेंबली मिली है। लोकल बॉडीज का निज़ाम अगस्त में चला गया। अभी तो आप कोविड के बहाने इलेक्शन ना करें, लेकिन हम तो इस निज़ाम को भी नहीं मानते। ये वहाँ कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। भाईजान, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपने कानून नहीं पेश किया अनकरीब, और अनकरीब का मतलब है अगले 1 माह में, तो हम भी सड़क पे निकलेंगे, हम भी आपका मुआसरा करेंगे। ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी सिंध में आपकी, कि आप बल्दियाती निज़ाम के बगैर सिंध को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? हम यहाँ कराची में शॉर्ट मार्च करके आपको दिन के में तारे दिखाएंगे। इससे कि कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, शक्कर के अवाम और पूरे सिंध के अवाम आपको इस निज़ाम को मुस्तरद कर चुके हैं। और इसीलिए ये कानून जो सेंसस को की आड़ में छुपे बैठे थे कि सेंसस का नतीजा डिक्लेयर नहीं हुआ इसलिए हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते थे, आज हमने इस बल्दियाती निज़ाम को फौकियत देते हुए हमने वो मरकजी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर फैसला दे। उन्होंने बेहतरीन फैसला दिया है। मैं समझता हूँ इस वक्त इसके अलावा और कोई फैसला मुमकिन नहीं था, और अगर मुमकिन है तो वह तजवीज़ ला के सामने मेरे साथ डिबेट कर लें। मैं जहाँ चाहें मैं उनके साथ मुबाहिले में शरीक होना चाहता हूँ। इन तमाम पार्टीज़ के साथ अकेला भी शरीक होऊंगा, उसमें पीएसपी, एमक्यूएम, पीपीपी, जो भी बाकी 11 जमातों की पीडीएम जो आना चाहे कि वो बता दे कि अगर ये हल नहीं देते तो कौन सा हल होता जो उनको कबूल होता आगे बढ़ने के लिए। कौमें माजी में नहीं रह सकती, कौमों को मुस्तकबिल और अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के तरीक़ेकार ढूंढने हैं, और यही तरीक़ाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ढूंढा है कि दोबारा सेंसस जल्द से जल्द किया जाए। इंशाअल्लाह इसकी तारीख का अनाउंसमेंट ये कैबिनेट कमेटी
देखेगी। अब इसके अंदर मैं पूरे आप लोगों के तवज्जुह से हर शहरी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा पता आपको पता है, असेंबली का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो आपकी तजावीज़ हों कि इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया जा सके, कि आइंदा कोई सवाल ना उठे कभी रिजल्ट पे, चाहे उसके अंदर हर आदमी को जो है वो उसको सर्टिफिकेट दिया जाए कि तुम्हें गिन लिया गया है, उसको कार्बन कॉपी में दिया जाए, उसके एनआईसी नंबर लिखे जाएं, जिनके एनआईसी नंबर नहीं है उनके नाम लिखे जाए, जो उनके वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका वोटर का नंबर भी लिखा जाए उसके एनआईसी से ट्रेस करके, कि ट्रेसेबिलिटी बढ़ा दी जाए कि किधर वो शख्स मिला था जिस दिन इंसानों का सेंसस हो रहा था। हाउसिंग सेंसस और पॉपुलेशन सेंसस में क्या रब्त है उसको स्टैटिस्टिकली कहें, गंदम की कंजम्पशन में और आबादी में क्या रब्त है उससे चेक किया जाए, पेट्रोल की कंजम्पशन और आबादी में क्या रब्त है शहरी इलाकों में उसके जरिए चेक किया जाए, जो आपका नादरा के कार्ड बने हुए एनआईसी उसके और वोटर लिस्ट के अंदर क्या रब्त है उसको चेक किया जाए। ये सारे पैरामीटर्स को पहले डिफाइन किया जाए, इनको रीचेक किया जाए। ये टेबल स्टडी है, उस टेबल स्टडी को वेरीफाई किया जाए फील्ड के अंदर, तब ये जो डाउट है ये ख़त्म होगा। वरना ये कहना बड़ा एहसान है कि ये 50 अरब की एक्सरसाइज, इसके अंदर एक साहब खड़े होते हैं अपने आप को जीनियस साबित करते हैं और कहते हैं कि जी रिजल्ट मुस्तरद, इसलिए कि इस इलाके में इतने वोटर थे और इस इलाके की आबादी इतनी आई। अरे वो जाली वोटर जो थे उनका कौन जिक्र करेगा, किसने करवाए थे कि 120 गज के मकान में 425 लोग हैं, वो भी तो लिस्टों में हमने ही दिखाए थे। वो 425 लोग कैसे रहते हैं 120 गज के मकान में, उसका भी जवाब दे दें वोटर लिस्ट के ऊपर। तो मैं ये नहीं कह रहा जो हुआ उसकी अगर मैं डिबेट में जाऊंगा तो बहुत लंबी जाएगी, सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन इज अ फ्रेश सेंसस और यही कैबिनेट की रिकमेंडेशन है। अब सेंसस के बाद जो एक और अहम इशू है कराची के हवाले से, पहले सिंध के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले जुमे को दोबारा असेंबली के इजलास को रिक्विजिशन करने की एप्लीकेशन डाल दी। जो पिछली दफ़ा डाली थी वो उसमें जो मौज़ूआत थे उसमें सबसे पहले था डिस्कशन ऑफ लोकल बॉडीज बिल, उसकी वजूहात मैंने अभी आपको बता दी। कोविड-19 का दूसरा हमला बहुत शदीद है, लेकिन या तो मुराद अली शाह साहब पलट गए या उनकी चाबी कहीं और से चलती है, तो जो उनका जहन काम करता था वो बंद कर दिया गया है। इसलिए कि ना वो आजकल हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ना उनको अब कोविड का खतरा नजर आ रहा है। कमरे में कोरोना, अब वो कहते हैं कोरोना सिर्फ कमरे के अंदर होता है, खुली फिजा में नहीं होता। तो बाजार में घूमिए फिरिए, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट के मैदान स्टेडियम में भी क्रिकेट मैचेस कराइए। पहले तो आपने पूरा वो टूर्नामेंट ही बंद करा दिया था। तो ये आपकी कौन सी नई साइंस की डिस्कवरी हुई है कि बाकी दुनिया तो जो कुछ इकदाम ले रही है, आपने अपने पुराने इकदाम को एक तो कर लेना कि यही मान लो कि मैं पहले गलत था अब सही हूँ, कोई तो मान लो, तो फिर तो वो बात सही हो जाएगी। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। कोविड के सिलसिले में तमाम एहतियाती चीज़ें हर शख्स को अमल करना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ें? मास्क पहनना, फासला रखना, हाथों को सैनिटाइज करना फ्रीक्वेंटली। ये तो हर शख्स पे फ़र्ज़ है। हुकूमत के ऊपर क्या फ़र्ज़ है? लोगों का जहाँ जहाँ जमघटा हो रहा है ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। पार्क बंद कर दिए गए, जू बंद कर दिए गए, जिससे और जिस चीज़ से मईशी इकनॉमिक्स इफेक्ट होती है, माशी पॉलिसी है, मईशत को नुकसान होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ को जिस हद तक ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके उनको चलने दिया जाए। यानी हमारे लिहाज से दुकानें अगर 10 घंटे खुलती थीं उनको 24 घंटे खोल दो, कि लोगों के पास ऑप्शन हो कि वो 24 घंटे शॉपिंग कर सकें। अगर रेस्टोरेंट में लोग नहीं बैठ सकते तो टेक अवे
और होम डिलीवरी को खुला चालू रहने दो। पहले तो इन्हीं ने 8 बजे बंद कर दिया था, ये तो हमारे प्रेशर की वजह से खोला। ये पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए, बाकायदा इसकी मईशत को नुकसान देने के लिए पॉलिसीज चल रहे हैं। सिंध के अंदर जितना नुकसान कोविड की वजह से हुआ, कुछ इलाकों में बारिश की वजह से उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो आज भी मुतासरा इलाके हैं। जहां वफाक ने सिंध के अंदर कोविड इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, पैसे 63 अरब रुपए बांटे। सिंध के अंदर हुकूमत, एमपीएस, एमएनएस, फलाई इदारे, इन लोगों ने इस पीरियड में 40 लाख से ज़्यादा राशन बांटा था उस 1.5-2 महीने में जो कोविड का, और अभी भी सिलसिला जारी है। इसकी वजह से लंगर खाने खोले गए सैलानी के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई शख्स इस वजह से नहीं मरा कि वो भूख से मर गया। कोविड से मरे, भूख से कोई नहीं मरा। और ये एक बड़ा कारनामा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। इससे कि ये सिर्फ सिंध में नहीं किया गया, पूरे पाकिस्तान में किया गया। लेकिन ये बारिश का पानी अभी तक नहीं निकला। बारिश से मुतासरीन को न कराची में कोई इमदाद दी गई, न देही इलाकों में दी गई। हम चाहते हैं ये सारी चीज़ें असेंबली में डिस्कस होनी चाहिए। पार्लियामान होती किस लिए? पार्लियामान होती है लोगों के मसाइल को डिस्कस करने के लिए। जब असेंबली का सेशन नहीं कॉल करेंगे तो वो डिस्कशन क्या होगा? ये फिर जमहूरियत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। और मुराद अली शाह से बदतर डिक्टेटर इस सूबे को कोई मिला नहीं है। उसका बाप अब्दुल्ला शाह भी डिक्टेटर था, और जो कुछ उसने किया है और जिस तरह से किया है, जिस तरह से उसने हाथ मिलाए हैं मिलिट्री डिक्टेटर से अपनी बका के लिए, वो भी तारीख का हिस्सा है। तो इसके अलावा हमारा कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, जिस पे मैं और तफसीलन बात भी करूंगा, पेंडिंग बिल्स ऑफ प्राइवेट मेंबर, जो क्राइम बढ़ता जा रहा है शहर में, वो हम असेंबली में डिस्कस करना चाहते हैं। और जो गंदम की कीमत बढ़ी थी 1200 रुपये सिंध में और पंजाब में 800 रुपये, मुल्क एक, वजह बता दे कौन जिम्मेदार है, उसकी बात करना चाहते थे। और हम जो है इसकी भी बात करना चाहते हैं कि आपने आइंदा जो वादे किए हैं माजी में, उनको कैसे पूरा करेंगे। और आखिर में हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि स्पीकर साहब कहीं छुट्टी पे ना चले जाएं, उनको मौजूद होना चाहिए। 31 दिसंबर आ रही है तो इस्तीफ़ों का हमें इंतज़ार है। हम लोग हार लेके बैठे हुए हैं कि जिस दिन वो 31 तारीख होगी, मेरे तमाम MPs को ये है कि भाई प्लास्टिक के हार ले लेना, इसलिए कि असली फूलों के हार लोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, सही नहीं रहेंगे। ये इस्तीफ़े आने नहीं हैं, लेकिन आएंगे तो हम इनके गले में हार ज़रूर पहनाएंगे, और 2 किस्म के हार पहनाएंगे। उस दिन प्लास्टिक के फूलों का हार पहनाएंगे और इलेक्शन के दिन हार का हार पहनाएंगे इनके। तो हम ना खौफजदा हैं, ना हम परेशान हैं, हम इनसे हर वक्त मैदान में उतर के लड़ने को तैयार हैं। और ये वो MPs कह रहे हैं इसे कि ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे सिंध की, हम दोबारा इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, दोबारा जीतने को तैयार हैं, और ना हम खौफजदा हैं। ये वो MPs बैठे हुए हैं आपके साथ इस वक्त। आखिर में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, मैं अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के रुकन हजरात को, PCIC सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब को और वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करूंगा, इन लोगों से की बात करूंगा। वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त, वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त ये, 5 सितंबर को आपने ऐलान किया था, 5 दिसंबर गुजर चुकी, पहला क्वार्टर गुजर चुका। आप एक दिन मखसूस कीजिए
और आके हर प्रोजेक्ट को जो उसमें आइडेंटिफाई हुआ था उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लीजिए। उसमें वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नफाज से है, वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट से, और वो लोग भी हैं जो वफाक से कर रहे हैं। वफाक के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स, उसकी भी रिपोर्ट, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि फिर लाइव कवरेज भी हो कि कराची के लोगों को ये पता हो कि इमरान खान साहब कितनी मोहब्बत इस शहर से रखते हैं, कितनी काविशें कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस 2.5 साल के अंदर इस बात का रियलाइजेशन हमें तो बाखूबी है कि इमरान खान कराची शहर से जितनी मोहब्बत करता है और जो समझता है कि कराची जो है पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और आगे बढ़ने के लिए मईशत का इंजन है, उस चीज़ का अमली जामा पहुंचाने के लिए उसने पहले 162 अरब का पैकेज दिया, फिर अब 703 अरब का पैकेज दिया, और 1100 अरब का टोटल पैकेज है जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने भी हिस्सा डालना है। सिंध गवर्नमेंट के पैकेज की कहानी आज देना चाहता हूं, और उसका एक छोटे से हिस्से की। एक हिस्सा इंटरनल रोड्स कराची एडीपी 2021, इसके तहत उन्हीं ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में जो पैसे रखे हैं उसकी कुल तादाद जो थी वो थी तकरीबन उसमें 58 अरब, और इस पैकेज के सफ़े आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं, PICC से भी ले सकते हैं। पहला प्रोजेक्ट वाइडनिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेन हॉक्सबे रोड कराची, ये हमारे बजट डॉक्यूमेंट में भी है। ये प्रोजेक्ट कब अप्रूव हुआ था? ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था सन 2012 में। आज हम कहाँ बैठे हुए हैं? सन 2020 के 12वें महीने। कितने साल गुजर गए? ये अप्रूव हुआ था 11 जनवरी को सन 2012, तो 12 से लेके 20 तक कितने? 9 साल। एक ढेला ना हटाया गया है, ना एक पत्थर रखा गया है। 9 साल गुजर गए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज को अनाउंस हुए हुए भी 3 माह हो गए। फिर जी दूसरा काम, कंस्ट्रक्शन ऑफ जुल्फिकार ऑयल टैंकर पार्किंग टर्मिनल, ये भी उन्हीं ने डाल दिया। ये कहाँ है? किसी को पता है? आपको? मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। ये जो है जुल्फिकाराबाद में है, और इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शेयर 50 है, KMC का 15 है, ऑयल कंपनीज का 20% है, और नॉन POL शेयर 10% है। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग थे। ये भी 2012 में हुआ था। ये काम हो चुका है, तो अब क्यों रखा है कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में? ये दूसरी मिसाल है कि मजाक जिस तरह कर रही है सिंध गवर्नमेंट। करंगी क्रॉसिंग, जिसका बड़ा जिक्र करते हैं, ये सन 2014 का प्रोजेक्ट है। हॉक्सबे एलिवेटेड फ्रीवे, ये भी सन 2014 का प्रोजेक्ट है। खुद इनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं डेट ऑफ अप्रूवल। ये फ्रेश प्रोजेक्ट्स नहीं है। जब 6 साल में कुछ नहीं किया तो ये PICIC और कोर कमांडर साहब और जो लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम बतौर MPs कराची के शहरी ये पूछना चाहते हैं कि बरादरान मोहतरम, ये शहर ट्रक की लाल बत्ती के पीछे ज़्यादा दिन नहीं चलने को तैयार। हमें इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज़मीन पर किस दिन ये प्रोजेक्ट बनना शुरू होगा वो तारीख दो, और किस दिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा वो तारीख दो, और हमें दिखाओ कि ख़जाने में से जो पैसे तो इसके लिए चाहिए वो कहाँ मख्तस किए हैं तुमने। हम हवाई बातों पे अब यकीन नहीं रखते। जो रकूम है, जो इस साल की रकूम है,
वो एलोकेट करो, इंस्ट्रक्शन दो कि जितना पैसा खजाने में आएगा उसमें से इतना पैसा चला जाएगा। हम चाहते हैं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है वो एक डायरेक्टरेट के नीचे हो और वो डायरेक्टरेट हर महीने अवाम को बताए कि उसने क्या क्या प्रोग्रेस अचीव की है। हम बहुत कंसर्न हैं इसे कि यही बात हमने वफाक से की थी, तो पिछले हफ्ते वफाक ने एटनेक से अप्रूव कराया पूरा पैकेज कराची का, और उसकी रकम जो है वो कॉल आउट कर दी गई कि ये 703 अरब रुपए कहाँ से आएंगे, कब आएंगे और किसको दिए जाएंगे। हम यही चीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी आज डिमांड करते हैं और उसके बगैर हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो हमारी शॉर्ट मार्च लोकल बॉडीज़ के लिए भी होगी और कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के लिए भी होगी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी हैवी मार्च होगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्च से पहले होगी। भाई आपने तो बड़ा लंबा टाइम दे दिया और 31 जनवरी दिया, तो आपने कहा वो मार्च करेंगे तो हम भी करेंगे, तो वो 31 जनवरी को रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप मार्च की दे रहे हैं। अच्छा जी, जो मार्च में जा रहे हैं आप। तलत भाई, आपके इस सवाल का मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बेहतरीन सवाल है आज के मौजूद से। 31 मार्च की वजह देने के वजह सबसे पहले है कि मैं उनको ये बता रहा हूँ कि तुम जनवरी में जो करना कर लो, मैं तो मार्च में मौजूद हूँगा। ठीक है जी, पहला वजह। दूसरी बात ये, वो 8 दिसंबर को जो राजकुमारी हैं, काम करती हैं मेतरानी वाले, सिर्फ गंद उछालती हैं और कुछ नहीं, इसलिए मैं मेतरानी कहता हूं उनको। उन्हीं ने 8 दिसंबर को पूरे मुल्क को हिला देना था फैसलों से। जलसा हुआ, मुल्क पूरा हिल गया, उन्हें देख लिया कि नाकाम हो गए। इस्तीफे उन्हें देने, सारे इस्तीफे वो जमा करके अपने बटवे में, जो कब 4-5 करोड़ का तो होगा, इससे कि अब्बा जान 45 करोड़ की घड़ी पहनते हैं तो बेटी 4-5 करोड़ का पर्स तो लेके घूमती होगी। उसमें रखे हुए ये इस मुल्क के लूटी हुई दौलत से अपनी अय्याशी का सामान खरीदे हुए जो लोग घूम रहे हैं, उनको देखता हूँ 31 में से कितने आते हैं जो स्पीकर के सामने देंगे। हम न झूठे हैं, जो हम कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। हम तारीखें देके आगे पीछे नहीं छुपेंगे। कि आज कल राशिद जरदारी साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जनरल को देखो कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो राशिद जरदारी साहब, वो ईंटों वाला बयान देके जो 2 साल तक तुम्हारी मुंह में बंद हुआ था, ताला लगा था, जिप लग गई थी, उसका भी जिक्र कर दो। वो भी जिक्र कर दो कि कॉन्डोलीसा राइस के पीछे किस तरह भी भागते फिर रहे थे कि एनआरओ मिल जाए तुम्हें। और वो भी बता दो कि किसकी आधी मुंह छुड़ाई थी और क्यों उड़ाई थी। तो अपनी बातें भी कर लिया करो कुछ। तो इनकी बातों में और हमारी बातों में यही फर्क है। कोई और सवाल भी? आपने कहा कि सिंध हुकूमत जो बलदियाती इलेक्शन नहीं करवाई, राय फरार इख्तियार कर दी है। 2018 में तहरीक इंसाफ ने आते ही पंजाब में बलदियाती निज़ाम खत्म कर दिया, फिर बलूचिस्तान में खत्म कर दिया, फिर केपीके में खत्म कर दिया। तो पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके में कब होंगे बलदियाती इलेक्शन? देखिए, पहली चीज ये है, हमने एक बलदियाती निज़ाम लाए। उस बलदियाती निज़ाम के तहत हमने बड़ा परफॉर्म किया और हमने अपने बजट को मख्तस किया। और उस बलदियाती निज़ाम को केपी में चलाने के बाद हमने उस निज़ाम की कमज़ोरियों को आइडेंटिफाई किया और सन 2019 महीना हुआ मई और एक जगह महीना हुआ अप्रैल, कानून पास हुआ जिसको कहा जाता है निया बलदियाती कानून। इससे के जो पिछले वाले के है उसके अंदर तब्दीली चाहिए थी, इसलिए हमने अगस्त में आके ये फैसला किया कि नया कानून बनेगा। उस नया कानून के अंदर जो बात हम हमेशा से कहते आ रहे हैं और जो हमने सिंध के लिए भी कानून में लिखा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो एक मेयर डायरेक्ट चलाएगा। दूसरा, हमने उस कानून में एक टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट ख़त्म किया, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दी।
इससे कि वो एक इंटरिम बीच में है। तो या तो यूनियन काउंसिल है और यूनियन काउंसिल के बाद मेयर है शहरी इलाकों में, और देही इलाकों में लोकल नेबरहुड काउंसिल है और तालुका काउंसिल है, और उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं है। तो वो कानून क्योंकि बुनियादी तौर पे तब्दील हुआ, उसके तहत डिलिमिटेशन होनी थी, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होने थे। उस इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस किया गया उस बिल के अंदर। कोविड की वजह से वो सारा प्रोसेस डिले हुआ है, लेकिन कानून अपनी जगह पास हुआ है। सिंध इतना पीछे है कि उसके पास आज कानून भी नहीं है। ये बताइए फिरदौस भाई, आपने डॉक्टर साहब की बड़ी जिम्मेदारी लगाई है कि सियासतदानों को, फनकारों को, सबको लाने की, तो क्या जो आपके जो जूनियर हैं यूनिवर्सिटी में, उनकी हुकूमत तब्दील करने के लिए भी कुछ एमपीएस वगैरह को भी उनको हड्डियाँ जोड़ के डॉक्टर साहब ला रहे हैं या नहीं ला रहे? देखिए, जो लोग अपनी हड्डियां जुड़वाना चाहते हैं वो आ जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि जिन्हीं ने हराम की कमाई हुई होती है उनका इलाज नहीं करते, उनकी हड्डियां नहीं जोड़ना चाहते, बाकी की जोड़ देंगे। आपके दोस्त जो है जूनियर है, उनकी तब्दीली भी हो रही है नहीं सिंध में? एनईडी में जो आपके जूनियर है उनकी भी तब्दीली हो रही है, कोई नई? मेरे जितने जूनियर हैं इंशाल्लाह वो तरक्की की राह पे और चलते रहेंगे। उसको भी तब दुआ दे दिया।